हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सबसे उसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को। तो देखेंगे सबसे पहला सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल, एग्जॉस्टिव और कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। और फिर हम देखेंगे उसका एग्जांपल, और फिर हम देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सेकेंड प्रिंसिपल है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, फिर हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल। थर्ड प्रिंसिपल देखेंगे एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी, फिर हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल। फोर्थ प्रिंसिपल है अर्ली टेस्टिंग, फिर हम देखेंगे उसका एग्जांपल। फिर फिफ्थ प्रिंसिपल है डिफेक्ट क्लस्टरिंग, फिर हम देखेंगे उसका एग्जांपल। सिक्स प्रिंसिपल है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, फिर हम उसका एग्जांपल देखेंगे और ये देखेंगे हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। फिर सेवंथ प्रिंसिपल है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, और लास्ट में उसका हम एग्जांपल देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल, और फिर हम देखेंगे समरी ऑफ द सेशन और देन क्वेश्चन फॉर द सेशन। स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रूल्स भी बोलते हैं। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रैंडमली तो नहीं कर सकते। हमें अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है तो हमें कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ताकि हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो इफेक्टिव हो और हम हमारी एप्लीकेशन को एक एफिशिएंट वे में टेस्ट कर सकें बाय पुटिंग वेरी लेस एफर्ट्स। बहुत ही कम एफर्ट्स डाल के हम हमारी एप्लीकेशन को बहुत ही एफिशिएंटली टेस्ट कर पाएँ। अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो हम मैक्सिमम कवरेज विथ मिनिमम एफर्ट्स अचीव कर सकते हैं। हम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को कवर कर सकते हैं और जो एफर्ट्स हमें पुट करना होगा वो भी बहुत कम होगा। अगर हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते टाइम पे, ताकि जो हमारी टेस्टिंग प्रोसेस हो वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और रिलायबल रिजल्ट्स डिलीवर करती हो। सो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं। अभी हम देखते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। सो देर आर 7 डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल। हमारे पास 7 डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट वन है एग्जॉस्टिव और कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। सेकंड है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। थर्ड है एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। फोर्थ है अर्ली टेस्टिंग। फिफ्थ है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। सिक्स्थ है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, और सेवंथ है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। हम फर्स्ट वन देखेंगे यहाँ पे, एग्जॉस्टिव और कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव और कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर फीचर को टेस्ट करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के एक फीचर को या एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, तो अगर हम उसे ऑल द इनपुट वैल्यूज, सारी की सारी इनपुट वैल्यूज के लिए टेस्ट करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें एक ऑप्टिमम वे फाइंड करना होता है। हमें ऑप्टिमम वे फाइंड करना होता है टेस्टिंग करने के लिए, सो दैट जो हमारे एफर्ट्स और टाइम है ये कम हो जाए। बट इनके कम होने से भी जो हमारा कवरेज है वो कम नहीं होना चाहिए। वी शुड बी डूइंग, हमें मैक्सिमम कवरेज करना चाहिए, सो दैट वो टेस्टिंग जो है वो हमारी बहुत ही ऑप्टिमम वे में हो। मतलब हमारा एफर्ट्स और टाइम तो कम लगेगा, लेकिन जो हमारा कवरेज है वो मैक्सिमम ही रहेगा। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हमें ये प्रिंसिपल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग और या कंप्लीट टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक फील्ड को टेस्ट करना है एक वेबसाइट पे। ये फील्ड की खासियत क्या है कि ये फील्ड केवल 4 डिजिट्स एक्सेप्ट करती है एट द मोस्ट। इस फील्ड में ओनली पॉजिटिव नंबर्स अलाउड हैं और हमें ये फंक्शनैलिटी 10 मिनट के अंदर टेस्ट करना है। वी हैव टू टेस्ट इट इन 10 मिनट। अभी हम 10 मिनट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 10 मिनट्स का मतलब हुआ कि हमने एक टाइमलाइन असाइन कर दी है और हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को हमेशा एक टाइमलाइन मिलती है और उस टाइमलाइन के अंदर ही वो टेस्टिंग उन्हें कंप्लीट करनी होती है। इसीलिए हमने यहाँ पर भी एक टाइमलाइन असाइन किया है हमारी टेस्टिंग के लिए भी। ओके, अब ये फील्ड 4 डिजिट से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, और पॉजिटिव नंबर ही एक्सेप्ट करती है, नेगेटिव नंबर्स एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड है वो कोई भी नंबर बिटवीन 0 to 9999 एक्सेप्ट करती है, बट कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से कम है, मतलब -1 -2 नेगेटिव नंबर, उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। और कोई भी नंबर जो 9999 से ऊपर है, मतलब 4 डिजिट से बड़ा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, अब मान लो हम इस फील्ड को टेस्ट करने की कोशिश करें, हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 0 से 9999 के बीच के सारे नंबर्स एंटर करें तो वो नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम सारे के सारे नंबर्स एंटर करें तो व्हाट डू यू थिंक, क्या 10 मिनट्स में हम इस फील्ड को टेस्ट कर पाएंगे बाय एंटरिंग ऑल द नंबर्स? No, it's not possible, right? It is not possible to test this functionality in 10 minutes by entering all the numbers. सेम वे, अगर हम 0 से कम वाले सारे के सारे नंबर्स एंटर करें, -1 -2 -3 ऑल दैट नंबर, या फिर हम ग्रेटर देन 9999 वो सारे के सारे नंबर्स इस फील्ड में एंटर करने की कोशिश करें, तो क्या टेस्टिंग कभी कंप्लीट होगी? टेस्टिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी, जो कि नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे और टेस्टिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए ये बोला जाता है कि एग्जॉस्टिव या कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढनी होगी। और वो जो अप्रोचेस होती हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक का पार्ट होती हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक एक अलग से टॉपिक है जो हम अपने आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, एग्जॉस्टिव या कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अभी हम देखेंगे हमारा सेकंड प्रिंसिपल, टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो इट इज़ फॉर श्योर दैट हमें कोई ना कोई डिफेक्ट मिलेगा। ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी एप्लीकेशन डिफेक्ट फ्री हो। ओके, तो टेस्टिंग जो है वो हमेशा प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट के बारे में बात करती है, एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट के बारे में बात नहीं करती है। अब अगर हमें ये समझना हो तो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम हमारा प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हम एक फील्ड को टेस्ट कर रहे थे, और इस फील्ड की खासियत यह है कि ये 4 डिजिट्स एट द मोस्ट एक्सेप्ट करती है एंड ओनली पॉजिटिव नंबर्स अलाउ करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फील्ड में कोई भी नंबर 0 to 9999 एंटर कर सकते हैं, बट कोई भी दूसरा नंबर एंटर नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता है। तो मान लो अगर हम एक नंबर टाइप करते हैं -1, या एक नंबर टाइप करते हैं 10,000, तो -1 एक नेगेटिव नंबर है तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। 10,000 एक नंबर है जिसमें 4 डिजिट से ज़्यादा है तो वो भी अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इस फील्ड को ये नंबर अलाउड नहीं करना चाहिए। बट अगर ये फील्ड ऐसा अलाउ कर दे, अगर ऐसा हो जाए कि हम ये नंबर टाइप कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक डिफेक्ट है। और बहुत हाई चांस है कि इस टाइप का कोई डिफेक्ट हमें मिल जाए, क्योंकि इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है वो होती है नेगेटिव टेस्टिंग। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार टेस्टर्स केवल पॉजिटिव टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और फिर बोल देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री है, बट वो लोग नेगेटिव टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें नेगेटिव टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत हाई चांस होता है कि हमें नेगेटिव टेस्टिंग के दौरान कोई ना कोई डिफेक्ट मिल जाए। तो हमने ये देखा कि हम जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं हमें उतने ज़्यादा डिफेक्ट मिलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसीलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। हम जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे हमें उतने ज़्यादा डिफेक्ट मिलेंगे। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड प्रिंसिपल, एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है एक फॉल्स बिलीफ, एक झूठा भरोसा।
तो अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हमें एक झूठा भरोसा हो जाए, एक फॉल्स बिलीफ हो जाए कि एप्लीकेशन में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और हम ये कह दें कि हाँ ये एप्लीकेशन डिफेक्ट फ्री है और इसको हम प्रोडक्शन में लॉन्च कर सकते हैं, और अगर वो प्रोडक्शन में लॉन्च हो जाती है ताकि उसे एंड यूज़र यूज़ कर पाए। पर अगर एंड यूज़र ये बोल दे कि एप्लीकेशन जो है वो ज़रा भी यूज़फुल नहीं है और इट इज़ नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ये वैसे काम नहीं कर रही है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, तो इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन है ये यूजेबल नहीं है एंड यूज़र के बाद, एंड यूज़र इसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं बनता है जिसमें हम ये कह दें कि हाँ एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, एप्लीकेशन डिफेक्ट फ्री है, बट वो एंड यूज़र यूज़ नहीं कर पा रहा है। इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। सो सेम वे इसको हम डिफाइन करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको हमने प्रॉपरली टेस्ट किया और ये पता किया कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, बट स्टिल एंड यूज़र बोलता है कि नहीं हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं दे रही है। तो इस टाइप के केस में क्या होता है, हाँ, इसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। हमको ये लगा था कि कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंड यूज़र के किसी काम की नहीं है। इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। अब अगर हमें समझना है तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल से हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी क्या होता है। तो इसको हम अपने प्रीवियस एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, जहाँ पर एक फील्ड है जो केवल 0 to 9999 नंबर्स के बीच के नंबर्स अलाउ करती है, और अगर हम इसे केवल पॉजिटिव टेस्ट केसेस के लिए टेस्ट करें, मतलब अगर हम केवल ये वाले डिजिट्स एंटर करके देखें, बट हम इसको नेगेटिव टेस्ट केसेस के लिए टेस्ट ना करें और ये बोल दे कि हाँ ये एप्लीकेशन प्रॉपरली काम कर रही है, तो हमें एक तरह का फॉल्स बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये एप्लीकेशन काम कर रही है और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। बट अगर मान लीजिए जो एंड यूज़र है वो नेगेटिव टेस्टिंग करता है, और नेगेटिव टेस्टिंग करते टाइम पर उसे ये कोई डिफेक्ट मिल जाता है कि हाँ इसमें ऐसा नंबर जो 0 से कम है वो भी अलाउड है, ऐसा नंबर जो 9999 से ऊपर है वो भी अलाउड है, तो उस केस में क्या होगा, ये एप्लीकेशन जो है या फील्ड जो है वो यूजेबल नहीं होगी टेस्टर एंड यूज़र के लिए। तो ये एक तरह का एग्जांपल है एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी का। ओके, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी का। सो एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी तब भी हो सकता है जब मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट कुछ और थी, बट डेवलपर ने जो एप्लीकेशन है वो किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए डेवलप कर दी, और टेस्टर ने जो है इस एप्लीकेशन को डेवलपर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली टेस्ट कर दिया, जो भी इंस्ट्रक्शंस डेवलपर ने दिए थे उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट कर दिया। तो डेवलपर और जो टेस्टर होता है, टेस्टर को हमेशा रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी चाहिए, डेवलपर को नहीं फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टेस्टिंग जो है वो केवल टेस्ट केसेस को टेस्ट करना या डिफेक्ट्स फाइंड करना या डिफेक्ट्स को फिक्स करवाना नहीं होता है। टेस्टिंग जो होता है, टेस्टिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। टेस्टिंग का मतलब होता है कि हमें एक राइट प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहिए जो कि एंड यूज़र यूज़ कर सके, विच कैन बी यूज बाय द एंड यूज़र। अगर एंड यूज़र उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहा है तो उस टाइप के प्रोडक्ट को बिल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए एक टेस्टर को जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और बिजनेस रिक्वायरमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद अगर डेवलपर ने कोई एप्लीकेशन रॉन्ग रिक्वायरमेंट के डेवलप कर भी दी है, तो टेस्टर को ये पता होना चाहिए कि हाँ ये रॉन्ग रिक्वायरमेंट के डेवलप हुई है और ये एक डिफेक्ट है, और it should be the tester should be able to get it fixed, and he should be able to make it usable for end user। end user के लिए एक यूजेबल एप्लीकेशन बनवाने का काम टेस्टर का होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, अर्ली टेस्टिंग। तो अर्ली टेस्टिंग जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल होता है जो ये बताता है कि जो हमारी इम्पोर्टेंस है टेस्टिंग प्रोसेस को जितनी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा है। हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टेस्टिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस की जितनी भी स्टेजेस होती हैं, हर एक स्टेज पे हमें टेस्टिंग करना चाहिए। हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे भी टेस्टिंग करना चाहिए, यानी हमें वेरीफाई करना चाहिए कि रिक्वायरमेंट प्रॉपर है या नहीं। हमें डिज़ाइन फेज में भी टेस्टिंग करना चाहिए, हमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए, फिर हमें कोडिंग फेज में भी टेस्टिंग करना चाहिए जिसको कि हम यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। फिर हमें इंटीग्रेशन फेज में भी टेस्टिंग करना चाहिए जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो जो हमारी टेस्टिंग है वो हर एक फेज में प्रॉपरली होनी चाहिए, लाइक यूनिट टेस्टिंग होना चाहिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होना चाहिए, सिस्टम टेस्टिंग होना चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होना चाहिए। ये सारी की सारी टेस्टिंग हमें प्रॉपरली करना चाहिए,
और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, ताकि हमें करेक्ट टाइम पे डिफेक्ट मिल सके और डेवलपर के पास इनफ टाइम हो उन डिफेक्ट्स को फिक्स करने के लिए। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें अर्ली टेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा या ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो हम एक ऐसी सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन टेस्ट करनी है विद इन 4 वीक्स ऑफ टाइम। 4 वीक्स ऑफ टाइम के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन हमें टेस्ट करनी है। बट जो डेवलपर्स हैं उन्होंने डिप्लॉयमेंट को डिले कर दिया। अब डिप्लॉयमेंट डिले होने के कारण जो एप्लीकेशन थी वो फर्स्ट वीक ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो अभी क्या हुआ, अभी टेस्टर के पास केवल 3 वीक ऑफ टाइम बचा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वीक तो कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। फिर सेकेंड वीक में क्या हुआ, कुछ ब्लॉकर इश्यूज थे, मेजर इश्यूज थे एप्लीकेशन में, और जो डेवलपर्स थे उनको फिक्स करने का काम कर रहे थे, पर पूरे के पूरे वीक में वो उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। अभी क्या हुआ, अभी टेस्टर के पास केवल 2 वीक्स ऑफ टाइम बचा है, सेकेंड वीक भी वेस्ट हो गया। फिर थर्ड वीक ऑफ टाइम में टेस्टर्स ने जो टेस्टिंग है वो फुल फ्लेज स्टार्ट की। टेस्टर ने डिफेक्ट लॉक किए, जहाँ पर भी उन्हें इशू दिखे, जहाँ पर भी टेस्ट केसेस पास हो रहे थे वहाँ पर उनको पास कर दिया, जहाँ भी फंक्शनैलिटी काम कर रही थी वहाँ पर टेस्ट केस पास कर दिया। और जो डेवलपर्स हैं उन्होंने उन डिफेक्ट्स को फिक्स करने का काम किया जो टेस्टर्स ने रेज किए थे। बट वो सारे के सारे डिफेक्ट की जो रीटेस्टिंग है वो फोर्थ वीक में ही पॉसिबल हो पाई। अब फोर्थ वीक में टेस्टर्स के पास दो काम है। जो भी फंक्शनैलिटीज बची हुई थी जो टेस्टर्स ने टेस्ट नहीं की थी उनको टेस्ट करना था, टेस्टर्स ने वो किया। उनमें से कुछ टेस्ट केस पास हुए और कुछ फेल हुए। तो जो भी फेल हुए उनके लिए डिफेक्ट लॉक किया। फिर उसके बाद जो भी डिफेक्ट डेवलपर्स ने फिक्स किए थे उनको रीटेस्ट किया। उसके बाद फ्यू डिफेक्ट्स काम किए, उन्हें क्लोज कर दिया। थोड़े डिफेक्ट जो है वो काम नहीं किए, उनको वापस रीओपन कर दिया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि अभी भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जिनको फिक्स करना है, बट जो टाइम लाइन है वो ओवर हो गई है। 4 वीक्स ऑफ टाइम लाइन इज ओवर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ही हम कहते हैं कि हमें जो टेस्टिंग जो है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और यही हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल है, अर्ली टेस्टिंग। इसको हमने एक पूरे सिचुएशन को एक पूरे टेबल फॉर्म में दिखाया है। फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थे टेस्टिंग के लिए, तो ये वीक हमारा वेस्ट हो गया। सेकेंड वीक में ब्लॉकर इश्यूज थे, तो हमारा ये वीक भी वेस्ट हो गया। थर्ड वीक में ब्लॉकर इशू रिजॉल्व हुआ, टेस्टर्स ने टेस्टिंग स्टार्ट की, थोड़े बहुत फंक्शनलिटी पास हुई, थोड़ी बहुत फेल हुई। जो फेल हुई उनके लिए डिफेक्ट लॉक किया। फिर फोर्थ वीक में जो भी डिफेक्ट आए थे थर्ड वीक से उनको फिक्स किया। तो टेस्टर्स ने क्या किया, जो बची हुई फंक्शनलिटी थी उनको टेस्ट किया, और जो डिफेक्ट थे उनको रीटेस्ट किया। फिर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट हमें मिले। इसीलिए जो टेस्टिंग है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी हम देखेंगे हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल, डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो ये कहता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का जो स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल है या स्मॉल कंपोनेंट है उसी में सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स मिलते हैं हमें। दैट ओनली कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट क्लस्टरिंग को हम डिफेक्ट ग्रुपिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिफेक्ट्स को उनके रिस्पेक्टिव फंक्शनलिटी के साथ ग्रुप कर देते हैं। तो एक बहुत ही फेमस रूल या प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रफली 80% ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस। इसको हम 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब अगर ये परेटो प्रिंसिपल हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली 80% ऑफ द डिफेक्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ द फंक्शनैलिटी। अब अगर हमें समझना है तो हमें इसके लिए एक एग्जांपल देखना होगा, और एग्जांपल से ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो डिफेक्ट क्लस्टरिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लेंगे इंटरनेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं इंटरनेट बैंकिंग में। लॉन्चिंग द नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, लॉग इन टू नेट बैंकिंग, पेमेंट ट्रांसफर एनईएफटी, पेमेंट ट्रांसफर आईएमपीएस, पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई, चेक बैंक स्टेटमेंट्स ऑनलाइन, लॉग आउट फ्रॉम नेट बैंकिंग। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो हमने देख लिया कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं नेट बैंकिंग में। अब मान लो कि हमें कुछ डिफेक्ट्स मिले हैं ये फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते टाइम पे। तो अगर हम यहाँ पर डिफेक्ट क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा कि किस फंक्शनैलिटी में कितने डिफेक्ट्स हैं। ओके, या किस फंक्शनैलिटी से कितने डिफेक्ट रिलेट करते हैं। मान लो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं 10। यहाँ पर हमारी फंक्शनैलिटी है, उससे हमने मैप किया है इनको।
लॉन्चिंग नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में 0 डिफेक्ट है, लॉग इन टू नेट बैंकिंग में 0 डिफेक्ट है, पेमेंट ट्रांसफर एनईएफटी में 2 डिफेक्ट है, पेमेंट ट्रांसफर आईएमपीएस में 4 डिफेक्ट है, पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई में 2 डिफेक्ट है, चेक बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन में 1 डिफेक्ट है और लॉग आउट फ्रॉम नेट बैंकिंग में 1 डिफेक्ट है। अब अगर हम यहाँ पर परसेंटेज डिवीजन देखें डिफेक्ट का, तो वो कैसे होगा? हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम फंक्शनैलिटीज़ को एक कॉलम में, फंक्शनैलिटी परसेंटेज को एक कॉलम में, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को एक कॉलम में और डिफेक्ट परसेंटेज को एक कॉलम में रखेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखें, लॉन्चिंग नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, लॉग इन टू नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, चेक बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन एंड लॉग आउट फ्रॉम नेट बैंकिंग। यहाँ पर है हमारे पास 4 फंक्शनैलिटीज, 4 फंक्शनैलिटीज। फिर हम देखें पेमेंट ट्रांसफर एनईएफटी, पेमेंट ट्रांसफर आईएमपीएस, पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई। तो ये है 3 फंक्शनैलिटीज। बट अगर हम क्लोजर देखें तो ये सारी की सारी पेमेंट ट्रांसफर फंक्शनैलिटी है। तो पेमेंट ट्रांसफर को अगर हम एक फंक्शनैलिटी माने, ओनली सिंगल फंक्शनैलिटी माने, तो जो परसेंटेज निकल के आएगा वो होगा 80% ये सारी फंक्शनैलिटी, और ये होगा 20%, पेमेंट ट्रांसफर 20% फंक्शनैलिटी है। अभी अगर हम डिफेक्ट देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है वो 2 है इन फंक्शनैलिटीज़ के लिए, और नंबर ऑफ डिफेक्ट 8 है पेमेंट ट्रांसफर के लिए। तो जब इसका परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पर आएगा 20% और यहाँ पर आएगा 80%। सो हमारी 20% फंक्शनैलिटी जो है 80% ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब जो डेटा है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू शो कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफेक्ट्स होते हैं वो हमेशा कम फंक्शनैलिटी से ही आते हैं। कम फंक्शनैलिटी जो होती है वो लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट को जनरेट करती है। इसको हम यहाँ पे कहते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग का प्रिंसिपल। अभी हम देखेंगे पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, जो किसान होते हैं वो खेती करते टाइम पे अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ये पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को या कीड़ों को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। पर अगर इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा रिपीट करते चले जाते हैं, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो इन पेस्टिसाइड्स के लिए या फिर कीटनाशक के लिए एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, एक प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक होते हैं, वो इन इंसेक्ट्स या कीड़ों के ऊपर इनफेक्टिव होते हैं। अब इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो कीड़े अभी मरते नहीं हैं। इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। अब ये अगर हम अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अप्लाई करें तो ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जो ये बताता है कि अगर हम सेम टेस्ट केसेस को ओवर एंड ओवर अगेन रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहेंगे, तो जो हमारी टेस्टिंग की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। अभी हमारी टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, हमें ज़्यादा डिफेक्ट नहीं मिलते। तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्यों होता है? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को रिपीटेडली सेम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करके टेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें डिफेक्ट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। हमको ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपरली काम कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सॉफ्टवेयर में अभी भी डिफेक्ट्स होते हैं, बट हमें वो नहीं मिलते हैं क्योंकि हम सेम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते रहते हैं। अब इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स के एग्जांपल को समझने के लिए हम एक नेट बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज नेट बैंकिंग एप्लीकेशन में टेस्ट करनी होती है। लॉन्चिंग द नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, लॉग इन टू नेट बैंकिंग, पेमेंट ट्रांसफर एनईएफटी, पेमेंट ट्रांसफर आईएमपीएस, पेमेंट ट्रांसफर यूपीआई, चेक बैंक स्टेटमेंट्स ऑनलाइन एंड लॉग आउट फ्रॉम नेट बैंकिंग। तो जब हम ये एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज़ को फर्स्ट टाइम टेस्ट करते हैं तो हमें कुछ डिफेक्ट्स मिलते हैं सारी की सारी फंक्शनैलिटीज में। एक बार डेवलपर्स उन्हें फिक्स करता है और टेस्टर्स उन फंक्शनैलिटीज़ को अगेन टेस्ट करता है, तब हमें जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। फिर हम उसको जब नेक्स्ट इटरेशन में टेस्ट करते हैं और उसके बाद जब जो भी रिमेनिंग डिफेक्ट्स डेवलपर्स फिक्स करता है, तो फिर से जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो ज़ीरो हो गए। अगर हम फंक्शनैलिटीज़ को सेम टेस्ट केसेस के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं तो जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो अभी नए डिफेक्ट्स फाइंड नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे टेस्ट केसेस आर नॉट एबल टू फाइंड न्यू डिफेक्ट। इस टाइप के इफेक्ट को हम कहते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल होता है। अब इसे समझने के लिए हम इस टेबल का यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पर हमने बनाया है। तो इस टेबल के एक कॉलम में हमने लिखी है फंक्शनैलिटी, जो फंक्शनैलिटी हम टेस्ट करने वाले हैं। एक कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ टेस्ट केस फॉर ईच फंक्शनैलिटी। फिर है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन इटरेशन 1, जब हमने इटरेशन 1 में उसको टेस्ट किया तो कितने डिफेक्ट्स मिले। फिर इटरेशन 2 में टेस्ट किया तो हमें कितने डिफेक्ट्स मिले। फिर हमने इटरेशन 3 में टेस्ट किया तो हमें कितने डिफेक्ट्स मिले। और फिर इटरेशन 4 में टेस्ट किया तो हमें कितने डिफेक्ट्स मिले। सो लॉन्चिंग नेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी के लिए नंबर ऑफ टेस्ट केस 4 है। लॉग इन टू नेट बैंकिंग फंक्शनैलिटी की नंबर ऑफ इटरेशन 5 है। पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए 10 है। पेमेंट ट्रांसफ़र IMPS के लिए 10। पेमेंट ट्रांसफ़र UPI के लिए नंबर ऑफ टेस्ट केस 10। और चेक बैंक स्टेटमेंट के लिए नंबर ऑफ टेस्ट केस 2। और लॉग आउट के लिए नंबर ऑफ टेस्ट केस 1। अब जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो फर्स्ट इटरेशन में जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं वो इस फंक्शनैलिटी के लिए हमें मिलते हैं 2, इस फंक्शनैलिटी के लिए नंबर ऑफ डिफेक्ट 3, इसके लिए 6। इस तरीके से हमें जो हमें डिफेक्ट मिलते हैं वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन डिफेक्ट्स को डेवलपर्स को असाइन करते हैं। डेवलपर्स इन डिफेक्ट्स पे काम करता है और उसे फिक्स करता है। जब डेवलपर से डिफेक्ट्स फिक्स करता है और उसको हम रीटेस्ट करते हैं, तो रीटेस्ट करने के बाद हम फिर से इन फंक्शनैलिटीज़ को इटरेशन 2 में टेस्ट करते हैं विथ सेम टेस्ट केसेस। तो इस बार जब हमें टेस्ट केस टेस्ट करते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। पहले हमें 2 मिले थे, अभी हमें एक ही डिफेक्ट मिला है। पहले हमें 3 डिफेक्ट मिले थे, अभी हमें 2 डिफेक्ट मिले हैं। पहले हमें यहाँ पर 6 डिफेक्ट मिलते हैं, यहाँ पर अभी हमें 4 5 डिफेक्ट मिले हैं। तो जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो अभी कम हो गए हैं। फिर क्या होगा, इन इन डिफेक्ट्स को हम डेवलपर्स को असाइन करेंगे और डेवलपर्स इन डिफेक्ट्स को फिक्स करता है। जब फिक्स करने के बाद डेवलपर ये डिफेक्ट्स हमें असाइन करता है, टेस्टर्स को असाइन करता है, तो टेस्टर्स इन्हें रीटेस्ट करता है और टेस्टर्स के रीटेस्ट करने के बाद फिर से हम इन फंक्शनैलिटीज़ को सेम टेस्ट केसेस के लिए इटरेशन 3 में टेस्ट करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगेन जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो गए। तो इस तरीके से अगर हम सेम टेस्ट केसेस को किसी फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इवेंचुअली जो डिफेक्ट्स हैं वो ज़ीरो होते चले जाते हैं और बहुत ही कम डिफेक्ट्स रेज होते हैं। तो हमको ये लगता है कि डिफेक्ट्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शनैलिटीज़ प्रॉपरली काम कर रही हैं। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं और उसी को हम कहते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। तो जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो इटरेशन बाय इटरेशन जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। सो अब इन फंक्शनैलिटीज़ को सेम टेस्ट केसेस के थ्रू टेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि हमें कोई डिफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करें। तो अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो हमें क्या करना होगा, हमें ईच फंक्शनैलिटी के लिए जो टेस्ट केसेस है वो थॉरोली लिखना होगा। ओके, और टेस्ट केसेस को हमेशा हमें अपडेट करना होगा ईच इटरेशन में, हर एक इटरेशन में। इससे क्या होगा, जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो रिलेवेंट रहेंगे और इफेक्टिव भी रहेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि हम हमेशा न्यू डिफेक्ट्स फाइंड कर पाएंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम प्रॉपरली टेस्ट कर पाएंगे और हम जो हमारा कस्टमर है उस कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम पेस्टिसाइड पैराडॉक्स की प्रॉब्लम से को दूर कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, इसका क्या मतलब होता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कंटेक्स्ट डिपेंडेंट जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कंटेक्स्ट प्लस डिपेंडेंट। तो सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट का मीनिंग समझना होगा और कंटेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो है टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन एंड सिस्टम डिपेंडेंसी ऑफ एन एप्लीकेशन। सो अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो हमारी जो टेस्टिंग अप्रोच होती है वो चेंज हो जाती है जब भी हमारा एप्लीकेशन का टाइप चेंज होता है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन चेंज होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होती हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन।
वेब एप्लीकेशन को हम किसी भी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को हमें डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता है और मोबाइल एप्लीकेशन को भी हमें मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो हमारी टेस्टिंग अप्रोच होगी वो डिफरेंट होगी। देन डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन, तो जो भी फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, वो उस एप्लीकेशन की डोमेन के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जो भी हम एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, लाइक कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हो या ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो या फिर पीओएस एप्लीकेशन हो मर्चेंट की, उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें डोमेन नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ही डोमेन चेंज हो जाता है वैसे ही उस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है। बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए सिक्योरिटी जो प्राइमरी एस्पेक्ट होता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए जो परफॉर्मेंस होती है वो उसका प्राइमरी एस्पेक्ट होता है। तो इस तरीके से अ, हर एक एप्लीकेशन एक दूसरी एप्लीकेशन से डिफरेंट होती है उसकी डोमेन और फंक्शनैलिटी के कारण। तो ये हमारा सेकंड कॉन्टेक्स्ट है। तो थर्ड कॉन्टेक्स्ट होता है सिस्टम डिपेंडेंसी ऑफ एन एप्लीकेशन। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ या मैक ओएस के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। वेब एप्लीकेशन जो है वो किसी भी ब्राउज़र के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, लाइक क्रोम, मोजिला, सफारी। मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आईओएस या एंड्रॉयड सिस्टम के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें सिस्टम डिपेंडेंसी भी चेक करना पड़ता है एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। तो वहाँ भी हमारी जो टेस्टिंग अप्रोच है वो डिफरेंट हो जाती है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि टेस्टिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किस टाइप की एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का डोमेन क्या है, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर दूसरी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से अलग है, तो उसके लिए उसकी टेस्टिंग अप्रोच भी डिफरेंट होगी। और ये डिपेंड करेगा कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अब ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है उसके अपने खुद के कुछ नीड्स, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी होते हैं, और इसी तरीके से जो नेट बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं उसके अपने कुछ अलग नीड्स, फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी होते हैं। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन के नीड्स, फीचर एंड फंक्शनैलिटी चेंज होते हैं वैसे वैसे टेस्टिंग अप्रोच भी चेंज होती है। अगर हम नेट बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करें, सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है एक नेट बैंकिंग फंक्शन एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना कस्टमर का पैसा सेफ एंड सिक्योर रखें। अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो उनके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है इट शुडंट गो डाउन अगर बहुत सारे यूज़र्स उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बहुत सारे यूज़र्स शॉपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग सेल्स एंड ऑफर सीजन। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो अपीयरेंस एंड यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, सो दैट कि जो कस्टमर्स होते हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ अट्रैक्टेड हों और ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें। तो हमने एक टेबल बनाया है जिसमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कॉलम रखा है और एक टेस्टिंग अप्रोच का कॉलम रखा है। ई कॉमर्स वेबसाइट की टेस्टिंग के लिए अप्रोच अलग होगी, नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए टेस्टिंग अप्रोच अलग होगी, पीओएस मर्चेंट के लिए टेस्टिंग अप्रोच अलग होगी और एटीएम मशीन की टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग अप्रोच अलग होगी। इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम अपनी टेस्टिंग को फुल कवरेज के साथ और विद मिनिमम एफर्ट लगा के कर सकें। जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, वो हमें ये बताता है कि हम किसी भी फीचर को, सॉफ्टवेयर के फीचर को ऑल द इनपुट वैल्यूज़ के लिए टेस्ट नहीं करते हैं, सारी की सारी इनपुट वैल्यूज़ के लिए टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। तो हमें कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हम अपने एफर्ट्स को मिनिमाइज कर सकें और हमारा जो फीचर है उसको हम फुल कवरेज के साथ टेस्ट कर सकें। एफर्ट्स हमारे कम से कम हो बट हमारा कवरेज जो है वो फुल कवरेज होना चाहिए। फिर होता है एब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी। वो हमें ये बताती है कि हम जो भी प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं उसको हम करेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट करें, ताकि जो प्रोडक्ट है वो एंड यूज़र के लिए यूज़फुल होना चाहिए। अर्ली टेस्टिंग हमें डिफेक्ट्स को एज अर्ली एज पॉसिबल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, सो दैट डेवलपमेंट टीम को इनफ टाइम मिले उन्हें फिक्स करने के लिए। डिफेक्ट क्लस्टरिंग जो है वो हमें ये हेल्प करने में आइडेंटिफाई करती है कि मोस्ट ऑफ द डिफेक्ट कौन सी फंक्शनैलिटी या फीचर से आ रहे हैं, या सो हमें ये पता चलता है कि कौन से फीचर के लिए हमें ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स ये बताता है कि हमें हमारे अपने टेस्ट केसेस को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। वो टेस्ट केस हमें हटा देना चाहिए जहाँ से कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है, और हमें नई फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स के लिए टेस्ट केसेस ऐड करते रहना चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट आ सकते हैं। अभी हम समरी ऑफ द सेशन देख लेते हैं।
जो टॉपिक्स हमने आज के सेशन में कवर किए हैं वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, different software testing principles. Exhaustive testing is not possible. Example for that. Testing shows presence of defect. Example for that. Absence of error fallacy. Example for that. Early testing. Example for that. Defect clustering. Example for that. Pesticide paradox and then example for that. और लास्ट प्रिंसिपल टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट और फिर हमने उसका एग्जाम्पल देखा था। और आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल का एक एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल का कोई एग्जांपल दो किसी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल को यूज़ करने के क्या इंपॉर्टेंस है या क्या एडवांटेजेस हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। और आप अगर आपको सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जा सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच गाइस।